नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे, फिजिक्स डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं वेव मोशन सीरीज का लेक्चर नंबर 9, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स, जिसका पहला पार्ट है वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स। तो एक बार फिर से आपका इस लेक्चर सीरीज में स्वागत है। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के 3 एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 इंटरफेरेंस, नंबर 2 बीट्स, और ये दोनों हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो आज हम उसका तीसरा एग्जांपल स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स कंसीडर करने जा रहे हैं, और पहले पार्ट में हम उसको डिस्कस जो करेंगे वो वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स है। स्टेशनरी वेव में क्या होता है? A stationary wave oscillates in time, but its peak amplitude profile does not move in space. Stationary wave का मतलब है कि भाई इसमें एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं होता है, और इसमें नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं। दो नोड के बीच में जो एनर्जी होती है वो ट्रैप हो जाती है, और एनर्जी एक नोड को क्रॉस नहीं कर पाती है। दोनों नोड के बीच में एनर्जी अपनी मैक्सिमम से मीन पोजीशन से मैक्सिमम पर आते हैं, और जब वो मैक्सिमम पर होता है, सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उस समय में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। जब वो मीन को क्रॉस करते हैं सारे पार्टिकल्स, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और बीच में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। और गौर करने वाली बात है कि स्टेशनरी वेव में सारे के सारे पार्टिकल्स जो ऑसिलेट करते हैं अपने अपने मीन पोजीशन के अबाउट, इन सब का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। लेकिन सभी के सभी दो नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, दे ऑल ऑसिलेट इन द सेम फेज। मतलब सारे पार्टिकल्स दो नोड्स के बीच में एक साथ मैक्सिमम पर जाते हैं पॉजिटिव, एक साथ मीन पर लौटते हैं, एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम पर जाते हैं, एक साथ मीन पर लौटते हैं। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द स्टेशनरी वेव इन फिजिकल टर्म्स। अब हम देखते हैं कि स्टेशनरी वेव ऑसिलेट्स इन टाइम, बट इट्स पीक एम्पलीट्यूड profile जो है that does not move in space. The peak amplitude of the wave oscillations at any point in space is constant with time. किसी एक जगह पर का जो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन उसके बगल वाले का डिफरेंट होगा, और वो अपने आप में कांस्टेंट होगा। All points between two nodes move in phase, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। There is no transfer of energy beyond a node. The location at which the absolute value of the amplitude is minimum are known as nodes. जहां पर जो नेट हमारा एम्पलीट्यूड है वो 0 है, वो नोड है, और जहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम है वो एंटी नोड कहलाता है। Now stationary waves arise in a stationary medium as a result of interference between two waves traveling in opposite direction. आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दो आइडेंटिकल वेव्स हैं, और दोनों आइडेंटिकल वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, और ट्रेवल करने में जब आप एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करते हैं तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। It may be formed, the stationary waves may be formed due to superposition of waves reflected back and forth. So let us consider mathematical representation of standing waves. For example, अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है जिसमें हमको देखना है वो है इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रिंग है। So consider a string of infinite length along the x-axis that is free to be stretched transversely in y direction, क्योंकि इसका oscillation particles का होना है उसके y direction में। So consider a string of infinite length along the x-axis that is free to be stretched transversely in the y direction. Now the expression for a harmonic wave traveling in the string along x-axis and having its displacement along y-axis is given by yr, y right, is equal to a sine, और करिएगा kx minus omega t, kx is 2 pi by lambda. So yr is equal to a sine 2 pi by lambda x minus omega t. Now a similar wave traveling to the left, yl is equal to a sine 2 pi by lambda x plus omega. So these are the two waves, one moving to the positive x direction, the other moving to the negative x direction. Now when there is superposition, so y as a function of x and t will be given by yr plus yl according to superposition principle. So we have two sine functions, and what we can do, sin a plus sin b formula can be used. Sin a plus sin b is equal to sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, so that we can write down y as a function of x and t is equal to twice a sin 2 pi by lambda x cos omega t. अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि हमारा जो
एक प्रोग्रेसिव वेव होता है, उस प्रोग्रेसिव वेव में kx और ओमेगा टी एक साथ साइन का फंक्शन होते हैं, साइन 2 पाई बाय लैम्डा x माइनस ओमेगा टी, साइन 2 पाई बाय लैम्डा x प्लस ओमेगा टी। लेकिन जो स्टेशनरी वेव होता है उसमें ये दोनों, ये और ये दोनों अलग अलग साइन या कोसाइन के फंक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए साइन 2 पाई बाय लैम्डा x, उसके बाद कॉस ओमेगा टी हो गया, वो इसी के साथ साइन में नहीं है या इसके साथ कोसाइन में नहीं। और इस तरह से गौर करिएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास में दोनों साइन फंक्शन है अगर, तो आपको ये जो मिलेगा ये साइन और कोसाइन में मिलेगा। दोनों अगर कोसाइन है तो साइन में मिल सकते हैं, दोनों कॉस में मिल सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये y(xt) = ट्वाइस a sin 2 पाई बाय लैम्डा x cos ओमेगा t। गौर करिएगा cos ओमेगा t जो हमारा है ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन देगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, दैट इज x एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पार्टिकल्स के ऑसिलेशन को ये बताता है, उनके सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो टर्म इस ब्रैकेट में यहां पर आप देख रहे हैं वो अलग अलग पोजीशन x पर पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड को बताएगा। यानी हम देख सक रहे हैं कि भाई जो हमारा एम्पलीट्यूड है ट्वाइस ए, ये जो हमारा एम्पलीट्यूड पहले a और a था ये ट्वाइस a इतना हो गया है। इसका मतलब जैसे जैसे x चेंज करेगा साइन फंक्शन का वैल्यू चेंज करेगा +1 से -1 के बीच, और उसी तरह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी चेंज करेगा ट्वाइस a से 0 की तरफ, a + a होल स्क्वायर, और दूसरा होगा a - a होल स्क्वायर। यानी गौर करने वाली बात है, आइदर इट विल बी ट्वाइस a और 0। जहां पर एम्पलीट्यूड नेट 0 हो गया वो नोड कहलाया, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया वो एंटी नोड कहलाया। सो वन थिंग इज क्लियर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव। दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव, बट दिस इज नॉट अ प्रोग्रेसिव वेव, दिस इज अ स्टेशनरी वेव। So this expression one does not describe a progressive wave. At any position x, y(xt) only represents oscillation in time with an amplitude that varies in x direction. So इसका amplitude इस वाले wave का, जिसको मैं stationary wave कह रहे हैं, ये amplitude हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, the animation presents a left traveling blue wave and a right traveling green wave making superposition, forming the standing wave pattern that does not travel but oscillates in place। गौर करके देखिए, ग्रीन वेव राइट हैंड साइड में जा रहा है, ब्लू वेव लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, दोनों आइडेंटिकल वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है, दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है। अब गौर करिए, जिस समय, जैसे कि अभी देखिए, अभी फेज बिल्कुल 0 था, तो उस समय में जब दोनों का फेज बिल्कुल 0 है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और जब फेज दोनों का बिल्कुल देखिए ऑपोजिट इस समय में, जैसे अभी आप देखिए दोनों के बीच का ये एम्पलीट्यूड देखिए दोनों ऑपोजिट फेज में है तो एम्पलीट्यूड 0 होगा। तो इस तरीके से रेड वाले को अगर हम देखें तो ये रेड वाला नहीं मूव कर रहा है, ब्लू वाला प्रोग्रेसिव वेव राइट टू लेफ्ट है, ग्रीन वाला प्रोग्रेसिव वेव लेफ्ट टू राइट है, और दोनों का रिजल्टेंट रेड वाला जो है दिस इज नॉट मूविंग। इसमें देखिए हर पॉइंट को, इस पॉइंट का सिर्फ इतना एम्पलीट्यूड है, इस पॉइंट का इतना एम्पलीट्यूड है, इसके बाद वाले पॉइंट का इतना एम्पलीट्यूड है, इसके बाद वाले पॉइंट का थोड़ा और ज्यादा एम्पलीट्यूड है, उसके बाद वाले पॉइंट का और ज्यादा एम्पलीट्यूड है, और बिल्कुल बीच वाले पॉइंट को अगर आप देखें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड ऑल्सो एम्पलीट्यूड घटने लगा, अदर साइड में एम्पलीट्यूड देखिए घटता चला गया, और घटता घटता फिर यहाँ पर देखिए 0 हो जाए। यानी मीडियम के पार्टिकल्स, दो नोड्स कहां पर है, एक हमारा देखिए एक नोड ये है और यहां पर एक नोड है, अगला नोड कहां पर है, देखिए ये नोड हो गया। तो दो नोड्स के बीच में मीडियम के पार्टिकल्स सिर्फ ऑसिलेट करते हैं और एनर्जी आगे नहीं जा पाता, इट इज नॉट एबल टू गो फॉरवर्ड, एनर्जी डज नॉट मूव फॉरवर्ड। दिस इज ए स्टेशनरी वेव, जो कि हम आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखा रहे हैं, जो दो वेव्स के सुपरपोजिशन से बन रहा है। ना स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग विद इनफाइनाइट लेंथ, अगर हम बात करते हैं तो नेचुरली आप इस चीज को समझ सकते हैं भाई कहां पर हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, कहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि λ/4 पर हमारा मैक्सिमम हो जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर अगर देखें λ/2 पर 0 है, हमारा यहां 0 है, हमारा यहां 0 है, और अगर हम देखें फिर से तो यहां पर λ पर भी 0 है। यानी अगर हम देखें
तो द एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज जीरो एट पॉइंट्स कॉल्ड नोड्स एंड वेयर आर दीज पोजीशंस, आप पिक्चर से ही देख करके बता सकते हैं, या फिर उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी अगर हम सॉल्व करें कि कहां कहां नोड्स बनेंगे जहां साइन फंक्शन जीरो होगा, यानी साइन 2 पाई बाय लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन n पाई अगर हम करें तो लैम्डा के जो वैल्यूज निकल के आएंगे और करिएगा द एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज जीरो एट पॉइंट्स कॉल्ड नोड्स, और वो नोड के पॉइंट्स कहां कहां पर होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ हमने माना है स्ट्रिंग का, बीच में हम x इज इक्वल टू 0 लें तो 0 पर नोड होगा, लैम्डा बाय 2 पर नोड होगा, पूरी तरह से शेप देख लीजिए, इसके बाद लैम्डा पर नोड होगा, यानी यहां पर लैम्डा बाय 2 पर, फिर पूरा लैम्डा पर होगा, फिर 3 लैम्डा बाय 2 पर होगा। अगर हम जीरो के नेगेटिव साइड में भी जाएंगे तो माइनस लैम्डा बाय 2, माइनस लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा बाय 2 एटसेट्रा। ये सारे पोजीशंस हैं एक्स के अलोंग में जहां पर नोड होंगे, नो मोशन, नोड मींस नो मोशन, एंड द एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम एट दोज पॉइंट्स कॉल्ड एंटी नोड्स। और कहां पर है, आपने अभी देखा कहां पर मैक्सिमम है, आप देखिए यहां से अगर हम चले तो ये हमारा लैम्डा बाय 4 के बराबर है, यानी एम्पलीट्यूड्स विल बी मैक्सिमम वेयर एट x is equal to 0 से लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, x is equal to 0 से माइनस लैम्डा बाय 4, माइनस 3 लैम्डा बाय 4, माइनस 5 लैम्डा बाय 4। इन सारे पोजीशंस पर हमारे एंटी नोड्स मिलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स एंड और टू एंटी नोड्स इज हाफ द वेवलेंथ। आप खुद इस एनिमेशन से देख सकते हैं, एक नोड यहां पर है और दूसरा नोड यहां पर है, तो नेचुरली देख लीजिए कितना है भाई, ये लैम्डा बाय 2 है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स हो या टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स हो, दोनों के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2 ना। अब हम कंसीडर करते हैं कि एक स्टैंडिंग वेव है ऑन अ स्ट्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड बिटवीन टू एंड्स, दो एंड पर वो फिक्स है, यानी y is equal to 0 at x is equal to 0 and y is equal to 0 at x is equal to l, दोनों चीज। At x is equal to 0 fixed end, a sinusoidal force is applied that drives the string up and down in the y direction with a small amplitude at some frequency f. The driving force produces a right traveling wave. The wave reflects off the right fixed end and travels back to the left, reflects again off the left fixed end and travels back to the right and so on. फाइनली एक स्टेडी, यानी बार बार आएंगे जाएंगे और एक स्टेडी स्टेट फाइनली पहुंच जाएगा जब स्ट्रिंग हैज आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव्स। थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट आएगा कि राइट ट्रेवलिंग वेव और लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। और यहाँ पर इक्वेशन वेव जो है अभी भी डिस्क्राइब करता है स्टैंडिंग वेव पैटर्न, वो तो हमने जनरल निकाला था, एक्सप्रेशन 1 स्टैंडिंग वेव पैटर्न बताता है। सिर्फ इसमें बाउंड्री कंडीशन बदल जाएंगे, अगर x is equal to 0 पर y is equal to 0 है और x is equal to l पर y is equal to 0 है। So equation 1 still describes the standing wave pattern that can form on this string, but now equation 1 is subject to boundary condition where y is equal to 0 at x is equal to 0 and also y is equal to 0 at x is equal to l, because the string is fixed at as x is equal to l. And because we assume the driving force at x is equal to 0 and has a small amplitude. So yxt is equal to twice a sine 2 pi by lambda x cos omega t. So इसमें अगर हम x को 0 रखें तो y0t is equal to 0 and y अगर x को l रखें तो ylt is again 0. अगर ये right hand side 0 है, so this sine function is 0. Sine 2 pi by lambda l is 0. So due to boundary condition, the wavelength of the standing waves are restricted to the following. यानी यहां से अगर हम देखें by sine 2 pi by lambda 2 pi l by lambda is equal to 0 is equal to sine n pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. So इस तरह से यहाँ से दोनों साइन को हम इक्वेट करके और हम यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं, and the lambda will be 2l by n. n is equal to 1, 2, 3, etc. यानी जो हमको मिलेगा ड्यू टू बाउंड्री का द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव आर रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग, दैट इज 2l by 1. अगर n is equal to 1 है तो इसमें जो स्टैंडिंग वेव बनेगा, स्टेशनरी वेव बनेगा, उसका वेवलेंथ 2l के बराबर होगा, और n is equal to अगर 2 होगा तो वेवलेंथ जो होगा गौर करिएगा 2l by 2 लेंथ। वेवलेंथ अगर n का वैल्यू 3 होगा तो 2l by 3। अगर हम गौर करके देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि n का डिफरेंट वैल्यूज हमको नंबर ऑफ लूप्स जो फॉर्म होगा स्ट्रिंग में उसको बताता है, नंबर ऑफ लूप्स भी उसमें बता। अगर n is equal to 1 होगा तो 2l अगर लेंथ होगा तो हाफ वेवलेंथ के बराबर उसमें एक लूप बन पाएगा।
अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू l होगा। तो लैम्डा l कब होगा? जब आधा और आधा दोनों मिलकर के बन जाएंगे उसमें, यानी one full wavelength fits into the length. So now only those standing waves will sustain on the string which have wavelength that satisfied this relationship. तो यानी कि सिर्फ वही स्टैंडिंग वेव इसमें रहेंगे, सस्टेन करेंगे, जिसके लिए वेवलेंथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 2l by n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा। अगर वेव का स्पीड v है स्ट्रिंग में, तो द फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? f इज इक्वल टू v by lambda. Lambda is given by this formula. So v by lambda, that is n v by 2l. गौर करिएगा, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n by 2l into v, और एक स्ट्रिंग में जो वेव की स्पीड होती है वो होती है स्क्वायर रूट t अपॉन m. m इज द मास पर यूनिट लेंथ। यानी गौर करिएगा कि एक इस तरह का स्ट्रिंग जो दोनों एंड पर फिक्स्ड है, इसकी फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी होगी? n by 2l into v, यानी 1 by 2l into v, 2 by 2l into v, 3 by 2l into v, यानी सारे के सारे हार्मोनिक्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। और n is equal to 1 जो है वो इंडिकेट करता है स्टैंडिंग वेव oscillating at the fundamental frequency and has a wavelength lambda is equal to 2. तो ये स्ट्रिंग कई तरह से वाइब्रेट कर सकता है, और हर एक तरीका जिससे ये वाइब्रेट करता है उसको उसका एक अपना फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे बिल्कुल फंडामेंटल तरीका, और जिस तरीके से वो वाइब्रेट करेगा वो उसका एक मोड कहलाएगा। Each such way in which the string can vibrate will be called its mode. So in the fundamental mode, that is n is equal to 1, there will be one loop in the string and the wavelength will be given by 2l. Now in the next mode, n is equal to 2, the frequency will be 2 upon 2l into v. There will be two loops in the string. Similarly, if n is equal to 3, then the frequency of the string will be 3 upon 2l into v. And each one way in which the string will vibrate will be called its mode, its way of vibration. And each mode or each way of vibration will have one separate frequency. And you can see all of them combined together. For this is n is equal to 1, this is n is equal to 2, this is n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, etc. For a given value of n, a standing wave on the string will have n plus 1 nodes. आप देख सकते हैं ये n is equal to 1 वैल्यू के लिए है फंडामेंटल, तो n is equal to 1 है, एक और एक दो इसमें नोड्स बने हैं। So for a given value of n, there will be n plus 1 nodes. ये देखिए इसमें एक नोड बीच में है, एक नोड इधर, एक नोड इधर है। n is equal to 2 है, n plus यानी 2 plus 1 यानी 3 इसमें नोड्स का वैल्यू हो गया। So these are different modes of vibrations of a string. You can see each one is having a separate frequency, and a separate wavelength, of course. For example, in the first one you can see lambda is equal to 2l, here lambda is equal to l, and so on. So these are the modes of vibration of a string which is fixed at both the ends, and these are the stationary waves formed. You can see all these particles are oscillating about their mean position, and each of the particle has a different amplitude. The central one has a maximum amplitude, this one has a smaller amplitude, and energy does not go beyond this node. And this is all of them put together: mode 1, mode 2, mode 2, that has, you can see from here, red dots are nodes. So in mode 2 we have 3 dots, so 3 nodes. And then we have mode 3, 1 2 3 4, there are 4 nodes, and so on. And of course NT nodes are given by green. So in the first mode we have 1 NT node, in the second we have 2 maximum amplitudes, 2 NT nodes, 1 2 3 NT nodes, 1 2 3 4 NT nodes, and all of these are shown over here. You can see from here. So these are the modes of vibration in a string which is fixed at 2 of its ends, at both the ends. Now, standing wave on a string with one end fixed. So mind it,
This one end is fixed. We give a jerk and then we send a wave. And then the stationary wave is formed in the way that we have described. In this case, what we have, at y is equal to 0, you can see from here, at y is equal to 0, at x, this one, at x is equal to L, at x is equal to L, y is not 0 because this is free and this can move up and down. In this case, the string is only fixed at x is equal to 0. At x is equal to L, the string is free to move in the y direction. For example, the string might be tied at x is equal to L to a ring that can slide freely up and down a pole. Boundary condition, y is equal to 0 at x is equal to 0. However, at x is equal to L, where the string can move freely, there should be an empty node with maximal amplitude of y. If we calculate in the same way, from the same formula, the wavelength of the standing waves is restricted to lambda is equal to 4L by n. That is, you can easily understand this. If n is equal to 1, lambda is equal to 4. N is equal to 2, if n is equal to 1, lambda is equal to 4L. If n is equal to 2, lambda is equal to 4L by 2, that is 2L, and so on. I mean, this one will be not, the n values are only odd values over here. So what do we get? Lambda is equal to 4L by n. If n is equal to 1, lambda is equal to 4L. If n is equal to 3, lambda is equal to 4L by 3. If n is equal to 5, lambda is equal to 4L by 5. So one case was there in the beginning. It was stretched to infinity. No one end was fixed. Second case, a string that was fixed at both ends. Third case, it is fixed at one end but is free at the other. So here the boundary condition is different. At x is equal to 0, y is equal to 0, but at x is equal to L, y is not 0 but having a maximum amplitude. In that case, what kind of waves will be there as standing waves in this kind of a string? Only those standing waves will sustain which will have wavelength given by lambda is equal to 4L by n. Here n is an odd integer. So thank you very much for your kind attention. So we have seen that how the modes of vibration in a stretched string and how the strings are vibrating in different modes, and how in a stationary or standing wave the energy is confined between two nodes. It does not go beyond a node, and all the particles between two nodes are oscillating in the same phase. All of them have different amplitudes. So this is the story of a standing wave or a stationary wave. Now today we have covered only for the strings. In the next class we are going to cover the stationary waves in organ pipes. That is about the longitudinal waves we will be considering. So thank you very much once again for your kind attention.